वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेज। फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और हम लोग हिस्ट्री के अभी एक पार्ट देखे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट। हम लोग जब स्टडी करना स्टार्ट किए तो हम लोग ये हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ठीक है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। तो प्राग को हम लोग पहले वीडियो में देखे, जो हमें लगता था कि नहीं आपको इसको बताना चाहिए, मैं वो कवर किया हूं। अब हम लोग आज हिस्ट्री को पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद प्राग्ञ हम लोगों का हो चुका है। आज हम लोग आद्य स्टार्ट करते हैं, आद्य ऐतिहासिक से स्टार्ट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक, प्राग्ञ, आद्य और ऐतिहासिक। थोड़ा सा समझ लें इस बात को, इसलिए समझ लें कि देखिए एक्चुअली है क्या कि हम लोग जब प्राग्ञ पढ़ रहे थे तो इसको हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं बता दूं ताकि आपकी लय बनी रहे। प्राग्ञ में हम लोग देखें, हम कहें कि इस हिस्ट्री को हम लोग इस तरह स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग को इसमें किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित तौर से उसको हमें कोई भी हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी है उसको हम लोग कवर कर दिए, पाषाण काल में डिवाइड करके हम लोग कवर कर चुके हैं। यानी कि पहली जो वीडियो हमारी थी इसी पे थी। अब हम लोग आद्य की बात करते हैं। इसमें हमें लिखित तो है, लिखित प्रमाण है, प्रमाण है, पर हम पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं पाते हैं। नहीं पाते हैं। देखिए एक मिनट देख लीजिएगा फिर से। जब इसको हम पढ़ नहीं पाते हैं तो सिंपल सी बात है, किसी अपने वो लोग जिस पूर्वज हमारे जिस भाषा में लिखे हैं वो जो हमको जब पढ़ ही नहीं पाते हैं तो हमका उसका एहसास होता ही नहीं है। तो हम लोग यहीं से एक बात निकल कर आएगी। देखिए, और ऐतिहासिक में जानते हैं ये तो हमें मिला है सब कुछ, है इसका साक्ष्य मिला है, यानी प्रमाण हमको क्या, इसका प्रमाण हमें मिला है, इसका प्रमाण है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात से देख लीजिए। अब हम लोग आद्य की जब बात करेंगे, यहां दूसरा है हम लोगों का आद्य। क्या है? आद्य। फ्रेंड्स बहुत आराम से हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि एक बार टाइम देंगे फिर दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आद्य ऐतिहासिक में जो स्टार्ट होगा वो सिंधु सभ्यता से होगा। किससे होगा? सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से। फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल नहीं, ये नहीं कि आप जल्दीबाजी करके और एक काम करें कि जो मतलब एक कंटिन्यूअस चलाना चाह रहे हैं, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, और आप जल्दीबाजी करके, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं जो बहुत जल्दीबाजी रहती है, उनको हमको ये चीज़ बहुत जल्दी अचीव करना है। तो आप जानते हैं कि जल्दी का काम थोड़ा सा क्या होता है, गड़बड़ होने का ज़्यादा चांसेज रहता है। तो हम लोग आराम से एक एक पार्ट को देखेंगे। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को सबसे पहले ये भी जान लीजिए, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा कि इस सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा के नाम से भी जानते, उसी सभ्यता को। इसका जो टाइम पीरियड है, जो ज्यादा, जो सबसे अधिक जो इसको माना जाता है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम लोग इतनी ही, इसमें सिंधु सभ्यता की बात आएगी। और एक चीज और बताएं, जैसे सिंधु सभ्यता आपको आएगी, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता आएगी, तो आपको एक बात जान लीजिए, वो बिल्कुल शहरीकरण सभ्यता थी, यानी शहर पे पूरी तरह सुनियोजित थी।
वो शहर के अकॉर्डिंग चलती थी। ऐसा नहीं, इसमें लोग अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग भी हमें मिले। जो प्रमाण मिलता है ऐसा होता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें मिले हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले हम लोग देखें कि इसको 2500 से 1750, अब इसमें हमको देखना यह है कि ये सभ्यता को हम लोग डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखिए उत्तर में, उत्तर साइड की बात की जाए तो ये जम्बू से, जिसे मांडा बोलते हैं, मांडा। देखिए फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मांडा। और इसकी बात करिए अगर पूरब साइड जाएंगे तो यहां पे आलमगीरपुर, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर यूपी में है। कहां है फ्रेंड्स? यूपी में है, ध्यान दीजिएगा। और पश्चिम में आएंगे, ये आता है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। देखिए फ्रेंड्स, सूतकांगेडोर, ये सूतकांगेडोर जो है ये हमारा बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है फ्रेंड्स? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। और इसकी बात करिए जब हम दक्षिण साइड की बात करेंगे तो ये हमारा दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद। ठीक है, ये क्या है? दैमाबाद। आप इस बात को समझिए, हम लोग इसको सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, एक्चुअल में ये रावी नदी, कहां पे? रावी नदी के तट पे। हालांकि सिंधु नाम आते ही कहेंगे सर सिंधु नदी के, ये तो बात सत्य है कि हमें सिंधु में बहुत चीजें मिली हैं, लेकिन रावी तट पे जब हड़प्पा की खोज हुई तो वहीं से हमें, ऐसा नहीं कि सिंधु पे सारे चीज हमें मिल गए थे, हमें रावी नदी के तट पे भी मिले और जो रिवर है उस पे गग्गर वगैरह पे भी मिले जो राजस्थान में पड़ते हैं। तो ये जो राजस्थान में जो कुछ मिले, कुछ हमें जम्मू में मिले, कुछ दैमाबाद, जहां जो मिले, तो सिंधु को उसीलिए हम लोग कह दिए कि ये सिंधु सभ्यता की जो कहते हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए उत्तर साइड जम्मू कश्मीर, दक्षिण साइड सूतकांगेडोर, और ये दैमाबाद। दैमाबाद आप महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, कहां है? महाराष्ट्र में है। अब देखिए स्टेट, आपको ये पक्की बात है कि ये सारी चीजें पता हो गई और ये क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन इसी पे आता है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको कोई पॉइंट छूटे ना और कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं, उसी सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की, अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता, ये तो हमें पता हो गया। इसका आकार कैसा था, इस बात को क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा भी है कि सिंधु सभ्यता जो जितने एरिया थी उसकी, वो किस आकार में था, किस शेप में था। तो आपको आंसर देना चाहिए त्रिभुजाकार। कैसा था? देखिए उसका आकार कैसा था, सिंधु सभ्यता की का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था फ्रेंड्स? त्रिभुजाकार। देखिए जब इस सभ्यता को हमें पता चल गया कि नहीं त्रिभुजाकार है, तो इसमें अब कुछ नहीं, हमें ध्यान देना है कि ये जब क्वेश्चन बनेंगे तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग नोट में लिख लेंगे। ठीक है, और क्या है, ये सभ्यता हमें जो एरिया जो उसके दिख रहे हैं कि नहीं यहाँ उसके अवशेष मिले, इस सभ्यता से हमें खोजा गया तो ये चीजें मिली। तो ये कैसा हमें मिला? एक त्रिभुजाकार टाइप में, या जो जो एरिया मैंने लिखा है, इसके जो पीछे की वीडियो है, जो पीछे का स्लाइड है, देखिए फ्रेंड्स, चलिए बैक करके वीडियो को देखिएगा। इसमें जो पीछे अभी पढ़ाए हैं,
अभी जस्ट उसकी बात की त्रिभुजाकार, जैसे इधर जम्मू कश्मीर हो गया था, इधर यूपी हो गया था, इस साइड अगर बात करें बलूचिस्तान हो गया, सुद कांगाडोर, और इस टाइम दैमाबाद। तो अगर उसको हम अगर आप मिला दें तो उसको आपको ट्रेंगल यानी त्रिभुजाकार में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सामाजिक जीवन की बात आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, आइए सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, उस सभ्यता के जो जीवन, उनकी जो सभ्यता थी, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने? 4 पार्ट। इसलिए कर दिया गया हमें स्टडी करने में आसानी होगी और याद भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसमें पहला पार्ट रहेंगे, वो पहला पार्ट जो है ये विद्वान वर्ग है। कौन सा है? विद्वान वर्ग। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं विद्वान वर्ग, और दूसरा है योद्धा। दूसरा क्या है? योद्धा। योद्धा, योद्धा वर्ग। तीसरा है व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग। ठीक है फ्रेंड, और चौथा है श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। देखिए फ्रेंड्स, इन 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए इसको जब 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या, जो सबसे बुद्धिजीवी थे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग आज जो सिस्टम चल रहा है जाति प्रथा के, इस तरह के सिस्टम नहीं थे। इसमें जिनके पास नॉलेज अथवा ज्ञान था वो विद्वान वर्ग में आते थे, जो लड़ने में सक्षम थे, जो लड़ते थे, वो हमारे योद्धा वर्ग में आते थे। कहने का मतलब जो अब तो बांट दिया गया है ना, अब तो जातियों को बांटा गया है, लेकिन ऐसा अभी हम लोग नहीं। जब हम लोग आएंगे आगे वाले पार्ट में, जब आगे हमें मिलेगा, हम ये भी बताएंगे कब कहां से हम लोग जातियों को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चूंकि अपना हिस्ट्री जानने का मेरा राइट है, तो हम भी वही चीजें हैं कि जो क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं वहीं से हमको एग्जाम में फाइट करना पड़ता है, वो चीज आती है, तो क्यों ना उसको हम अच्छे से स्टडी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो विद्वान वर्ग में क्या है, जो बुद्धिजीवी कह लें या जिनके पास नॉलेज हो, वो कौन से? विद्वान में आते थे। योद्धा, जो लड़ने में सक्षम होते थे, जो लड़ते थे, उन्हें क्या कहते थे? योद्धा। आज भी अगर देखते हैं, एक बार ऐसा हुआ भी था, अभी ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, जब हमारी आर्मी की तरफ से एयर पायलट जब चले गए थे, उनका नाम स्लिप कर रहा है दिमाग से, करके थे वो, उनका नाम याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स, आएगा वीडियो में बता देंगे, जो उनकी फ्लाइट क्रैश कर गई थी, कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो उन्होंने वहां से कैसे लड़कर और किस तरह साहस से आए, तो ये वो उस टाइप के लोग को, जो वैसे मतलब लड़ने में सक्षम होते थे, उनको योद्धा वर्ग में रखा गया। व्यापारी वर्ग आप जानते हैं, जिनमें व्यापार और बिजनेस करते थे, वो लोग क्या? व्यापारी वर्ग में आते थे। श्रमिक, जो श्रमिक लोग करते, देखिए श्रमिक नीचे लिखा गया है ना फ्रेंड्स, बड़े ही दुख की बात होती है कि श्रमिक को हम लोग बड़े ही कम आंकते हैं, कमजोर आंकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर श्रमिक करना बंद कर देना, तो आप बता रहे कि आप जो बैठकर अच्छी बातें करना है वो बंद आप भी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी बात नहीं। श्रमिक को हमें आपको बता दें, इस श्रमिक से मुझे कुछ याद आ रही हैं बातें। जो डेवलप कंट्री हैं, श्रमिक अगर श्रम करता है ना, तो वहां पे काम करते हैं और पैसे भी देते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद, मतलब आपने मेरा काम किया। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करना, सबकी रिस्पेक्ट करें फ्रेंड्स, ये हम लोगों को भी, ये नेचुरल चीजें कि हमको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसमें नो डाउट। तो श्रमिक वर्ग, जो हमें श्रमिक करके आज जो भी चीजें बनाई गई है, जो हमारे हाथ में है, जो पीछे देख रहा है बोर्ड है, बिना श्रमिक के पॉसिबल है नहीं। ठीक है,
सब कुछ होने के बाद अगर श्रमिक ना काम करे तो कुछ भी चीज बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बन नहीं पाएगा। इसलिए श्रमिक वर्ग को रिस्पेक्ट करें। व्यापारी वर्ग जिसमें बिजनेस करते हैं वो व्यापारी वर्ग में आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके एक दो पॉइंट और हम ले लेते हैं। देखिए इसमें समाधान सिस्टम हुआ करता, सिंधु सभ्यता में क्या होता था, समाधान सिस्टम। सिंधु सभ्यता में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिंधु सभ्यता में समाधान देखिए आप कहेंगे सर क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, जो आप जानते हैं वही मैं बताना चाह रहा हूं। कोई ऐसी बात, बस उसी को क्या कर रहे हैं कि जो चीजें आपके दिमाग से स्लिप कर गई हैं बस उसको सीक्वेंस से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंचे और आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। फ्रेंड्स मैं सोचता हूं इस तरह व्यवहारिक जो भी जितना हम खोल पाए आपके सामने, जितने डिटेल कर पाए उतना करने की कोशिश करता हूं कि आपकी मेरी बात समझ जाए और उस कंसेप्ट से इसके आसपास जो क्वेश्चन रहे तो आपका माइंड तुरंत काम करना चालू कर दे कि नहीं ये हो सकता है, या ये कंफर्म रहे कि नहीं यहीं से क्वेश्चन बना, यही टॉपिक से है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए जब समाधान की बात करते हैं तो इसको भी देखा जाए तो 3 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। देखिए पहला जो था, जिसको पहला बोलते हैं वो पूर्ण समाधान होता है, ठीक है, पूर्ण समाधान, ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण समाधान। देखिए अब इस बात को समझ ले थोड़ा सा, क्योंकि ये बातें आप अभी भी हो रही हैं और इन फ्यूचर होती रहेंगी। ये तो फ्यूचर कौन बताता है, फ्यूचर तो हम बता नहीं सकते हैं। ये पूर्ण समाधान मतलब होता है कि जो हम लोग डेथ बॉडी होने के बाद जिसको हम लोग खुदाई करके उसको दफना देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। समझिए बात को, इस टॉपिक को समझिए कि पूर्ण समाधान का मतलब यही है, इसका अर्थ यही होता है कि जैसे डेथ बॉडी जब हम लोगों की हो जाती हैं तो क्या जो मतलब हमारे जो भी डेथ बॉडी होती हैं, ऐसा उस टाइम पे देखा गया कि डेथ बॉडी होती है तो उनको 3 सिस्टम से किया जाता। पहला जो होता था पूर्ण समाधान, जिसमें हम कह रहे हैं कि आप खुदाई करके उसमें आप उसे दफन कर देते हैं। एक तो ये बात हुई। आंशिक रूप से बड़ा ही थोड़ा सा इसको पढ़ाने में थोड़ा अजीब लगता है, आंशिक रूप से, आंशिक समाधान। देखिए फ्रेंड्स इसको भी देख लीजिए, इसको दफन करना क्या होता है बेटा, दफन, दफन करना, ठीक है। दफन कहाँ करना, मिट्टी में करना, मिट्टी में खुदाई करके दफन करना, खुदाई करके, क्या, खुदाई करके। देखिए फ्रेंड्स जो बातें हैं सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। कुछ देखिए होता क्या है कि अगर इधर उधर थोड़ा हो भी जाता है लिखने में तो उस पर ना जाए, इसलिए ना जाए कि चूंकि अभी थोड़ा सा क्या होता है कि लिखते वक्त दिमाग कहीं और भी हो जाता है। तो देखिए आंशिक रूप से जो समाधान होता है इसमें क्या होता है, डेथ बॉडी अगर आपका जैसे कोई डेथ बॉडी है तो सबसे पहले उसको जंगल अथवा ऐसे एरियाज में छोड़ दिए जाते हैं जहां पे जानवर वानवर हों। तो वो जानवर क्या करते हैं कि उस बॉडी को जो मांस है उसको खा जाते हैं, जो बची हुई शेष हड्डियां हैं उसको लाकर फिर खुदाई करके उसको फिर दफनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आंशिक रूप समाधान का मतलब होता है सीधा है कि इसमें आपका जो बॉडी मतलब जो मेरा नहीं या आपका नहीं, ऐसा नहीं, जो मतलब ऐसा देखा गया कि जो बॉडी डेथ होने के बाद छोड़ देते हैं, जानवर उसको खा जाते हैं, शेष जो बची हुई हड्डियां हैं, जो चीजें बच जाती है उसको लाकर दफन करते हैं। तो इसको आंशिक रूप, आंशिक समाधान कहते हैं। तीसरा जो होता है, तीसरा जो हम लोगों में होता भी है दाह संस्कार। क्या होता है, दाह संस्कार, दाह संस्कार। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें आप जानते हैं कि डेथ बॉडी को क्या कहता है, जलाया जाता है, आप जानते हैं ना। इसी को एक और नाम दिया जाता है पंच तत्व में विलीन करना, होता है ना, ऐसे कहते हैं। आज भी न्यूज वगैरह में कभी देखते होंगे आप लोग
कि ऐसा आता है कि पंच तत्व में इस बॉडी को विलीन कर दिया गया, या किसी का कोई भी हो, सबको हम लोगों में ऐसा होता है कि पंच तत्व में विलीन कर। इसका मतलब यही होता है कि जो 5 तत्व से मिलकर हमारे बॉडी बनी है उसको पुनः, ऐसा भी होता है कि इस मिट्टी के शरीर को फिर मिट्टी में मिल जाना है। तो वही बात उसमें भी कंसेप्ट आ रहा है कि पंच तत्व से बनी बॉडी को पंच तत्व में विलीन कर देना, दैट इज कॉल्ड दाह संस्कार। ठीक है, क्या है? दाह संस्कार। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसमें अब आते हैं कुछ और बात देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं, ये भी सभ्यता क्या है? उसी सभ्यता से रिलेटेड है। तो ये भी क्या? शहरी सभ्यता है। ठीक है, इसमें एक बात और निकल कर आती है, क्या है कि इस सभ्यता को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें ऐसा हम लोगों को मतलब मिला है पढ़ते वक्त कि इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, जो आज देखते हैं हम लोग आज भी, जैसे रोड है, रोड के तरफ हम मकान का दरवाजा खोलते हैं या मेन गेट उधर ही करते हैं, उस टाइम पे उसके अपोजिट बातें निकल कर आएंगी। ठीक है, उसके अपोजिट बात देखने को मिली कि ये हड़प्पा काल में आपका मेन रोड के तरफ मेन गेट ना होकर गली अथवा पीछे की तरफ हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, गली अथवा पीछे की तरफ हुआ करता था। और इसमें देखिए, घरों का मैं लिख दे रहा हूं 1-2 पॉइंट। घरों का दरवाजा पीछे की ओर होता था। क्वेश्चन पूछता है, कि कौन सी सभ्यता में घर के दरवाजे मेन रोड की तरफ ना होकर या मेन रास्ते की तरफ ना होकर पीछे की तरफ होते हैं, गली में होते हैं? तो आपको आंसर आएगा हड़प्पा सभ्यता। क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में इसमें देखा जाए, मकान जो बनते थे, क्या बनते थे? मकान। मकान जो बनते थे फ्रेंड्स, देखिए समझिए, होता क्या था, जब मकान बनते थे तो इसमें 4 या 5 कमरे होते थे। 4 या 5 कमरे होते थे। देखिए, 4 या 5 कमरे होते थे। अब इसमें क्या होता था, इस समझिए कैसे वो लोग कितने अच्छे से रहते थे, डेवलप थे, काफी डेवलप थे। और इस सभ्यता को लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, चूंकि रिवर किनारे रहते थे लोग, नदी में बाढ़ आई और बाढ़ आने के कारण से ये सभ्यता में सभी, ये सभ्यता को मतलब वो बाढ़ नष्ट कर दी। तो ऐसा मतलब मिला है हम लोगों को भी कि नहीं, इस कई देखिए अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल बाढ़ का ही जो मतलब जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, वो बाढ़ ही ज्यादातर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाढ़, तो 4 या 5 कमरे होते थे। अब इसमें आंगन होता था। क्या होता था फ्रेंड्स? आंगन होता था। ठीक, और स्नानागार होते थे। स्नानागार देखिए फ्रेंड्स, स्नानागार देखिए एक्चुअली क्या है, जब ये काफी आपको मैं पहले ही कह दिया, सबसे पहली बात मैंने कहा कि ये शहरी सभ्यता है। ठीक है, जब शहरी सभ्यता है, शहरीकरण है, तो अब जब मकान बनेगा, 4-5 मकान, जब रूम बन रहे मकान में, तो आंगन भी है, स्नान करने के लिए भी है, और क्या है, उसी में कुआं भी हुआ करता था। कुआं, ठीक है, कुआं भी हुआ करता था। अब इस बात को समझ लें कि ये चीजें होने के बाद अब आपको हड़प्पा में
जब इसकी खोज हुई, सबसे पहले इस बात को समझ जाएंगे। कौन? जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब हड़प्पा की खोज की, कब? 1826 में। कब? 1826 में। 1800, मैं लिख देता हूं, 1826 में। देखिए अगली स्लाइड में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जॉन मार्शल, कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1826 में 1826 में जानकारी दी। जानकारी दी कब दिए? 1826 में जानकारी दिए। लेकिन एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे जागरूकता नहीं थी, लोग ज्यादा उसमें वो नहीं किए, ठीक है। ज्यादातर मतलब क्वेश्चन ये बना कि इसमें ज्यादा कुछ हमें जब जानकारी दी तो ज्यादा हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, ठीक है। तो ये बात, और उस टाइम पे थोड़ा अंग्रेज तो काफी टाइम तक थे, अंग्रेज थे तो ज्यादा भी दिक्कत थी। उसके बाद ये बात सीधे निकल कर आई कब? देखिए जॉन मार्शल के बाद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज खोज 1921 में, 1921 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में इन्होंने काफी चीजें खोजी, ठीक है। वहां से ज्यादातर हड़प्पा की खोज, यहां से हम लोग क्या मिला? ज्यादा कुछ मिला, ठीक है। और इसमें भी जब खुदाई की गई तो सबसे पहले इसमें भी कुछ चीजें मिली। क्या मिली? देखिए पहला चीज जो मिली, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास, ठीक है फ्रेंड्स। और जो दूसरी चीजें मिली हमें, वो मिला अन्नागार। क्या मिला? अन्नागार। क्या मिला? अन्नागार। तीसरी जो मिली हमें, तीसरी में लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत। और चौथी जो चीजें हमें मिली फ्रेंड्स, वो मिली हमें RH-37। RH-37 ये हमें मिला, हमको इतनी चीज मिली। अब सबसे पहले जब हम हड़प्पा की खोज किए तो यहाँ पे श्रमिक आवास मिले। नॉर्मल सी बात है, आवास मिले तो खाने पीने की चीज, जो अन्नागार, अन्नागार में क्या हुआ करता, अनाज वगैरह जो था उसको हम लोग क्या करते, कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? कलेक्ट कर इसमें रखते थे। लकड़ी के ताबूत मिले जिसमें दफनाया जाता था, ये सारी चीजें जो थी ये होता था। RH मतलब 37 इसमें भी चीजें मिली, ठीक है दोस्त। तो अगली जो देखिए, हो सकता है कि ये काफी वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसलिए हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स गुजारिश ये है कि आप लोग आराम से पढ़ें, वीडियो को रोक कर पढ़ें। वैसे ही बहुत ही स्लोली मैं पढ़ा रहा हूं, कोई घबराता नहीं, इसलिए कि आप, अगर आपको मेरी एक भी कंसेप्ट समझ में आ गए, एक भी, जैसे मैंने हड़प्पा का स्टार्ट किया, सिंधु सभ्यता का, अगर हमारी बात को डेली पर डे वीडियो को देखते रहें और उसको देखते रहें और सिर्फ नोट्स भी ना बनाए, सिर्फ देखते रहें, तो मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं और इतना खोलकर पढ़ाने की कोशिश करता हूं और व्यवहारिक चीजें में लाने की कोशिश करता हूं कि आपको बात समझ में आ जाए। फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही है, लेकिन आप हमें थोड़ा मोटिवेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं कि अगर आपकी हिस्ट्री कमजोर है, आप हिस्ट्री से डरते हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को बताएं और उनको लिंक शेयर करें, जिससे कि वो उनके तक भी जानकारी मिले। जितना आप बढ़ाएंगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा फ्रेंड्स। ऐसा विद्या को आप जितना
जितना बांटेंगे ना उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे उम्मीद यही है, और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।